गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सेकंड बुक का समाज का बोध अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बेटा शुरू की वीडियो में आपको सभी को बता दिया था कि चैप्टर 3 जो है हमारा नॉन एवोलेट है, उस चैप्टर के जो है वो हमारा सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। पश्चिमी समाजशास्त्री एक परिचय, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट। सबसे पहले आपको कोरोना से बचने के लिए जो इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए। आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में बार बार हाथों को साफ से धोएं, बिना मास्क बाहर ना जाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं। आज की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं समाजशास्त्र का संदर्भ, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ज्ञानोदय, समाजशास्त्र के विकास का बौद्धिक संदर्भ, एनलाइटमेंट, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स 1888 टू 1883, संक्षिप्त जीवनी तथा कृतियाँ, लाइफ स्केच एंड राइटिंग्स, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग विरोध व वर्ग संघर्ष, क्लास एंटागोनिज्म और क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम, अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। सबसे पहले इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी तथ्यों पर आधारित है व विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से ली गई है। उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी। इस कक्षा में प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। जैसा कि हमने अब तक बहुत चीज़ें समाजशास्त्र के बारे में जान चुके हैं कि समाजशास्त्र होता क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति, समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको शुरू से मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि समाजशास्त्र के जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सभी को पता होगा, अगस्ट कॉम्ट हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्ट कॉम्ट ने जो है समाज शास्त्र के जो मौलिक व आधारभूत नियमों के अध्ययन की जो है शुरुआत की। कॉम्ट थे जिन्होंने प्रारंभिक नाम इसका सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स रखा और 1838 में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया गया। इस कारण से कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में पश्चिमी समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्ट कॉम्ट के अलावा कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर ऐसे वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने जो विचार हैं वो सोशोलॉजी समाजशास्त्र के लिए प्रस्तुत किए हैं। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र का संदर्भ, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो आया कहाँ से। ये चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको थोड़ा समझाया था। अब आप इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि समाजशास्त्र के विकास में 18वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप की परिस्थितियाँ जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसके परिणाम स्वरूप जो है वो समाजशास्त्र का विकास हुआ। समाजशास्त्र के विकास में कहीं ना कहीं ये जो आपकी स्क्रीन पर 3 क्रांतियाँ दिख रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानोदय, वैज्ञानिक क्रांति, एनलाइटमेंट रेवोल्यूशन, दूसरी है फ्रांस क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तीसरी है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इन क्रांतिकारी प्रक्रियाओं से न केवल यूरोपीय समाज को पूरी तरह से रूपांतरित किया बल्कि पूरे विश्व को यूरोप के संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया। अब हम इस पर को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। ज्ञानोदय, समाजशास्त्र के विकास का बौद्धिक संदर्भ, एनलाइटमेंट, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। यूरोप में 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक तर्कवाद का जन्म जो था वो हो चुका था।
18वीं शताब्दी में थोड़ा सा और बढ़ गया। 17वीं शताब्दी से पहले घटनाओं के अध्ययन जो है वो उसमें निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अब हम सोचेंगे कि निगमन प्रणाली होती क्या है। निगमन प्रणाली विश्व तथा मानव के संबंध कुछ आधारभूत नियमों को स्वयं सिद्ध मानकर, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सब भगवान की देन है या ये चीज़ होनी थी, ऐसा होना था, ये चीज़ें मानकर उनकी घटनाओं का जो स्पष्टीकरण किया जाता था। मान लीजिए अचानक से किसी को चोट लग गई उस समय में, पहले के टाइम में, तो क्या करा जाता, अरे उसको चोट तो लगनी ही थी, तो ये रीज़न दिया जाता था। तो ये जो है क्या है कि विश्व तथा मानव के संबंध कुछ आधारभूत नियमों को स्वयं सिद्ध मानकर उनके संदर्भ में घटनाओं का स्पष्टीकरण किया जाता था। वो थी निगमन प्रणाली, जो 17वीं शताब्दी से पहले प्रयोग की जाती थी। फिर यूरोप में 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, तर्क और प्रयोगवाद की जो पद्धति थी वो प्रतिष्ठित कर दी गई। इसमें तथ्यों के अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण के आधार पर सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा की जाने लगी। इसको आगमन प्रणाली कहते हैं, जो हम आज के समय तक यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर है समाजशास्त्र के विकास का बौद्धिक संदर्भ। बौद्धिक संदर्भ यानी कि जब हम अपना सोच समझ, तर्क, ज्ञान, प्रयोग, इन चीज़ों का प्रयोग करते तो बौद्धिक संदर्भ तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियाँ, यानी कि फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप लौकिकवाद, मानववाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद जैसी कई अन्य विचारधाराएं विकसित हुई, जिन्होंने मानव के सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। अब है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच में हुई थी। इसने विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस क्रांति में मानव की स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व की जो अवधारणा थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इस क्रांति से पूर्व फ्रांस की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत ही आक्रोश और असंतोष से भरी हुई थी। इसको 3 वर्गों में इसकी जो सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसको फ्रांस की क्रांति जो थी पहले क्यों हुई, क्योंकि इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। उसकी सामाजिक व्यवस्था 3 वर्गों में थी, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण। पादरी वर्ग में जो है मनुष्य के नैतिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्य जैसे जन्म, विवाह, समाज कल्याण हो गया, दान, शिक्षा, चिकित्सा आदि ऐसे जितने भी कार्य होते थे वो किसी वर्ग के कार्य क्षेत्र में आते थे। ये वर्ग फ्रांस की क्रांति में जनता के साथ था, यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो पादरी वर्ग के अंतर्गत जो लोग इस वर्ग से जुड़े हुए थे वो सभी फ्रांस की क्रांति में उनके साथ थे। फिर कुलीन वर्ग, इस कुलीन वर्ग को 3 जो है उपवर्गों में बांटा गया है, देहाती सामंत, छोटे बाज और दरबारी सामंत। इन सामंतों को युद्ध के समय राजा की सेवा करनी होती थी और गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी होती थी। ये राज दरबार के चाटुकारों का काम करते थे। इस वजह से फ्रांस क्रांति के समय इन सामंतों को कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर आपका आता है लास्ट में जनसाधारण। फ्रांस की जनसंख्या की दृष्टि से जनसाधारण जो थे वो 94% थे। पुनर्जागरण, वैज्ञानिक चेतना और ज्ञानोदय ने तीसरे वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया था। वर्ग राजनीतिक सत्ता सोपान थी। इस वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में कर्णधार की भूमिका निभाई, क्योंकि इनके मन में फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध सबसे ज़्यादा असंतोष और आक्रोश भरा हुआ था। फ्रांस के द्वारा दिखाया गया मानव व भारतत्व का यह मार्ग आज भी विश्व शांति के लिए एक सच्चा मार्ग है। फिर है औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके अंतर्गत जो है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज के निर्माण में पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय विकसित करने में फ्रांस की क्रांति का जितना हाथ है उससे भी कहीं अधिक जो गहरा प्रभाव पड़ा वो था औद्योगिक क्रांति का। जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक उद्योग की नींव रखी थी। इस क्रांति के 2 महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला तो यह था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का औद्योगिक उत्पादन में क्रमबद्ध प्रयोग, विशेषकर नई नई मशीनों का आविष्कार और उन्हें चलाने के लिए विद्युत शक्ति के नए संसाधनों का विकास।
दूसरा था उन नए तरीकों की खोज जिससे बड़े पैमाने पर श्रम और बाजार की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से की जा सके। फिर औद्योगिक क्रांति थी क्या? औद्योगिक क्रांति उस परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है जो उत्पादन की तकनीकों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में घटित होती है। औद्योगिक क्रांति की पहचान ऐसी शक्ति के साधनों और यंत्रों से किया जाता है जिसके संचालन में कोयला, गैस या तेल का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे कि यूरोपीय समाज पर औद्योगिक क्रांति का बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इन सामाजिक प्रभावों के जो इन औद्योगिक क्रांति का जो सामाजिक प्रभाव पड़ा था वो क्या था? उत्पादन के संबंधों पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन यंत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ, इसलिए एक प्रौद्योगिकी वातावरण निर्मित हो गया। श्रम विभाजन में तीव्र गति हो गई और जो किसी को विशेष कौशल आता था उसकी आवश्यकता अधिक होने लगी। कुशल और अकुशल जैसी तकनीकी विशेषज्ञ हो गए, प्रशासनात्मक विशेषज्ञ हो गए, ऐसे लोगों को अलग 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 समूह में विकसित होने लगे। उत्पादन की विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंध अवैयक्तिक और औपचारिक तथा यंत्रवत हो गए, यानी कि वो एक दूसरे से मशीनी तौर पर जुड़ने लगे। फिर सेकंड पॉइंट है आपका सामाजिक संस्थान में परिवर्तन। अब सामाजिक संस्थान में संस्तरण में कैसे हुआ परिवर्तन? व्यक्ति की स्थिति और उसके पद जो उसके जन्म के आधार पर पहले निर्धारित किए जाते थे, अब उनको किसमें? उनके कार्य के संपादन, उनकी कुशलता और उपलब्धि के आधार पर होने लगे। सामाजिक संस्तरण जो थी वो बंद व्यवस्था नहीं रह गई थी, बल्कि अब उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव जो थे वो आ गए थे। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। कृषि से उद्योग की और जनसंख्या की गतिशीलता बढ़ गई। पहले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के अचानक से आ जाने के कारण जो कृषि उद्योग से लोगों का रुख किस तरफ चलने लगा? उद्योगों की तरफ। तो औद्योगिक केंद्र के चारों ओर अनेक बस्तियां और उपनगर बसने लगे। फोर्थ है आपका सामाजिक समस्याओं का उद्भव। अब जब लोग कृषि क्षेत्र से शहरों की तरफ, नगरों की तरफ चलने लगते हैं तो सामाजिक समस्या अपने आप उत्पन्न होने लगती है। श्रम की उपज अलग कर देती है। उद्योगों की स्थापना ने गंदी बस्तियों और आवास की समस्याओं को भी उत्पन्न किया। इसके अलावा इसके जो है व्यक्ति में अलगाव की भावना का भी विकास हुआ। औद्योगिक नगरों में चारों ओर शोर और गंदगी दिखाई देने लगी। बेघर मजदूर आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। औद्योगिक नगरों में वेश्यावृत्ति, शराबखोरी और जुएबाजी जैसे जो कार्य थे उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलने लगा। हड़तालें और तालाबंदी जैसे जो विवाद थे वो हथियारों का रूप लेने लगे। अब हम जानेंगे कार्ल मार्क्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स जो है वो हमारे वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं। कार्ल मार्क्स की जो जीवनी है वो 1818 से 1883 के बीच में है। कार्ल मार्क्स जो है वो आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद और समाजवादी विचारधाराओं के सर्वमान्य जनक थे। वैसे तो बहुत सारे थे, जैसे हो गए हमारे प्लेटो, सेंट साइमन, फोरियर, लोई ब्लांक, रॉबर्ट ओवेन, ऐसे कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने समाज की इसी व्यवस्था को प्रस्तुत किया। लेकिन इनकी जो थी इन्होंने समाजवादी विचारकों के जो विचार थे वो राजनीतिक या धर्म पर आधारित होते थे। लेकिन जो मार्क्सवादी थे उन्होंने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले साम्यवाद को न केवल एक नवीन और मौलिक रूप प्रदान किया बल्कि उसे सुदृढ़ बनाया। और उनके इन विचारों से जो संसार के श्रमिक और क्रांतिकारी आंदोलन थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। चलिए अब हम कार्ल मार्क्स की जीवनी देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 को हुआ था और इनका जन्म स्थान था प्रशिया के राइन प्रांत में। ठीक है। फिर ये यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता वकील थे और इन्होंने ईसाई धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। मार्क्स की शिक्षा सन 1830 से 1835 तक ट्रियर के एक अच्छे स्कूल ट्रियर जिम्नेजियम में होती रही। और उन्होंने अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए जो निबंध चुना था उसका शीर्षक था पेशा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार।
जो मार्क्स पहले तो बॉन और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में जो है कानून विषय विभाग में दाखिल हुए, लेकिन जो इनका दर्शन शास्त्र और इतिहास में बहुत अधिक रुचि थी। मतलब कानून विभाग में इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इनकी जो रुचि थी, इनका जो इंटरेस्ट था वो दर्शन शास्त्र और इतिहास में अधिक था। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को स्मिथ को जो इनकी घटनाओं से जो है अलग पता चल सकता है। जैसे कि पूंजीवाद का विकास हो जाने के कारण यूरोप के कई देशों में सामंतों और भूदासों के बीच जो संबंधों के अवशेष अधिकाधिक रूप से असहाय बन चुके थे। बड़े पैमाने में पूंजीवादी उद्योग के जन्म और विकास के साथ साथ किसानों तथा दस्तकारों की दशा भी बिगड़ गई थी और सर्वहारा जो वर्ग था वो पैदा हो गया। ये एक ऐसा वर्ग था जो कि उत्पादन के सभी साधनों से वंचित था। उस समय जर्मनी की जनता एक चक्की के दो पाटों के बीच में फंस रही थी, एक और तो सामंतवाद का अवशेष और दूसरी ओर अपरिपक्व पूंजीवाद उसे पीड़ित कर रहा था। तो मार्क्स जो थे वो कहीं ना कहीं इन विचारधाराओं का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मार्क्स ने शुरुआती जीवन जब वो पढ़ रहे थे, विद्यार्थी जीवन में हीगल की जो कृतियाँ थी उससे बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित थी। लेकिन जब उन्होंने शुरू में तो हीगलवादियों से बहुत संपर्क बढ़ाया, पर किंतु बाद में जो है मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में एक व्याख्यात्मक निबंध भी प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरियस के प्रकृति दर्शनों में अंतर। उनके निबंध से ये चीज़ें साफ हो गई कि जो उनका दृष्टिकोण था वो भाववादी था। वह हीगल के असंगतिपूर्ण दर्शन से, हालांकि वो हीगल से ही उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो हीगल के अनश्वरवादी और क्रांतिकारी निष्कर्ष निकालने लगे थे। उनका ये मानना था, उनका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हीगल जो थे वो भौतिकवाद और अनश्वरवाद को लेकर जो थे उनकी निंदा करते थे। हीगल उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन जो मार्क्स थे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मार्क्स ने धर्म और अंधविश्वास के विरुद्ध एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक के रूप में संघर्ष की सराहना की। मार्क्स ने उससे, जो आपको मैंने भी बताया कि डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरियस के प्रकृति दर्शनों में अंतर निबंध पर 1841 दर्शन शास्त्र से 1841 में दर्शन शास्त्र के डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मार्क्स की इच्छा जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी, किंतु सुविधा ना मिलने के कारण अप्रैल 1842 में इन्होंने राइनिश चाइटुंग नामक पत्रिका में काम करना शुरू किया और उसके संपादक बन गए। मार्क्स ने एशिया और समूचे जर्मनी में उस समय पाए जाने वाले राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध तथा आम जनता के हितों में बहुत आवाज़ें उठाई। 17 मार्च 1843 को संपादक पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके बीच मतभेद हो गए थे। जर्मनी छोड़कर पेरिस चले गए। फिर वहाँ पर उन्होंने अपने जेनी फोन वेस्टफॉलेन नाम की महिला से विवाह किया। पेरिस में अगस्त 1844 के अंत में मार्क्स और एंजल्स का जो था वो मिलन हुआ। उसका रीज़न ये था कि उनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते थे। साइलेसिया के बुनकर के जून 1844 के विद्रोह का मार्क्स ने बड़े ही उत्साह से स्वागत किया। इस पर प्रशिया की सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला और मार्क्स को फ्रांस से देश निकाला दे दिया। फरवरी 1845 में ब्रुसेल में जाकर रहने लगे और इसके बाद उन्होंने कई जो थी रचनाएं लगातार की। जर्मनी के जो ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्ववाद के ऊपर और कई प्रकार की जो रचनाएं थी वो उन्होंने लिखी। उनकी मृत्यु 14 मार्च 1833 में हुई। अब हम जानेंगे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मार्क्स और एंगल्स का जब मिलन हुआ तो उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं एक जैसी थी, सिमिलर थी। एंगल्स ने इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों से संबंधित सामाजिक विज्ञान को बहुत ही स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया और उनकी जो रचना थी वो थी जर्मन विचारधारा, द जर्मन आइडियोलॉजी, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने हीगल के भाववादी और हीगलवादियों के जो मनोगत भाववादी दर्शन थे उनकी आलोचना की। कम्युनिज्म के सैद्धांतिक स्तंभ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद, इन स्तंभों के निर्माण में जर्मन विचारधारा ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। मार्क्स और एंजल ने कम्युनिस्ट लीग
की दूसरी कांग्रेस की तैयारी को बड़ा महत्व दिया। सन 1847 में नवंबर के अंत और दिसंबर के शुरू में लंदन में हुई थी। इन दो मित्रों यानी कि मार्क्स और एंगल्स के इस सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और उन्हें कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार करने के काम सौंपा गया। ये घोषणा पत्र, अब इस घोषणा पत्र में क्या था, ये घोषणा पत्र इनकी सबसे अमर रचना है जो कि लंदन से फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का सब कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज है। इसमें सबसे पहले बार सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त और सरल रूप से व्याख्या की गई। फिर अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा शिक्षक सर्वप्रथम साम्यवाद को नवीन और मौलिक रूप देकर वैज्ञानिक आधार दे, इस वाद को माना। समस्त संसार के श्रमिक और क्रांतिकारी आंदोलन मार्क्स के प्रभावशाली विचारों से इतने अधिक प्रभावित हुए, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा शिक्षक कहा जाता है। फिर आता है आपका सर्वहारा। सर्वहारा टर्म अभी मैंने आपको बताया था कि जो मार्क्स थे वो कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ अपरिपक्व पूंजीवाद था उससे प्रभावित हो रहे थे। पूंजीवाद का जो विकास था वो पूंजीवाद के विकास के कारण जो है सामंतों और भूदासों के बीच में संबंध जो थे कहीं ना कहीं असहाय हो चुके थे। बड़े पैमाने के पूंजीवादी उद्योग के जन्म और विकास के साथ साथ किसानों और दस्तकारों की जो दशा थी वो बहुत ही बिगड़ती चली गई। साथ ही सर्वहारा वर्ग पैदा हो गया। ये एक ऐसा वर्ग था जो कि उत्पादन के सभी साधनों से वंचित था और उस समय जो जर्मनी की जनता थी वो कहीं कहीं चक्की के दो पार्टों की तरह पिसती चली जा रही, दो पार्टों के बीच में पिसती चली जा रही थी। तो उस समय ये सर्वहारा वर्ग जो था वो पैदा हुआ। फिर अब हम जानेंगे मार्क्स की जो कृतियाँ कौन कौन सी, उन्होंने कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्क्स और एंगल्स के कहीं ना कहीं विचार एक दूसरे से मिलते थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले होली फैमिली, दी होली फैमिली नामक जो थी वह पुस्तक लिखी। इसके अंतर्गत उन्होंने भौतिकवाद दर्शन और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा का तत्व मिलता है उनकी इस पुस्तक में। उन्होंने होली फैमिली जो थी, साइलेसिया के जो बुनकर थे, जून 1844 के विद्रोह का मार्क्स ने बड़े ही उत्साह से स्वागत किया था और फरवरी 1845 में ब्रुसेल में जाकर रहने लगे थे जब उन्हें फ्रांस से निकाल दिया गया था। इस समय मार्क्स और एंजल जो थे वो एक साथ रचनाएं कर रहे थे। तो उस समय में ये होली फैमिली जो एक पुस्तक थी वो लिखी गई थी, इसे प्रकाशित किया गया। और इस पुस्तक के अंतर्गत क्या लिखा गया था कि जिसमें सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्यों से संबंधित विचारों की एक समूची प्रणाली के जो सर्वहारा वर्ग है उनके जो क्या उद्देश्य हैं उनसे संबंधित विचार जो थे वो इस पुस्तक में डाले गए। होली फैमिली में नए क्रांतिकारी भौतिकवादी दर्शन का और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा का जो तत्व है वो कहीं ना कहीं मिलता है। फिर मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लंदन से फरवरी 1848 में प्रकाशित किया गया। जो जर्मन विचारधारा, इसमें हेगल के भाववादी और नए हेगलवादियों के मनोगत भाववादी दर्शन की आलोचना की गई थी और कम्युनिज्म के सैद्धांतिक स्तंभ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर महत्व दिया गया। इसमें सबसे पहले सर्वहारा जो वर्ग था उसको बहुत ही अच्छे से संक्षिप्त तरीके से सरल व्याख्या में समझाया गया। तीसरी पुस्तक थी इनकी दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, सन 1847 में जो प्रकाशित की गई। और इसमें इस पुस्तक में पहली बार द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद की बुनियादी सूत्र जो थे वो पेश किए गए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख और बुनियादी दुर्बलताओं और दोषों का इसमें बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया गया। फिर फ्रांस में वर्ग संघर्ष 1848 से
1850। इस रचना में जो है उन्होंने सर्वहारा अधिनायकत्व के प्रसिद्ध सूत्र को जो है इसमें डाला गया। इस रचना में ये बता दिया, इस रचना ने मतलब ये चीज़ें दिखाई कि वैज्ञानिक समाजवाद विभिन्न प्रकार के पूंजीवादी, निम्न पूंजीवादी और कल्याणकारी समाजवाद से हमेशा से अलग था। वैज्ञानिक समाजवाद क्रांति के स्थायित्व की घोषणा है। वे सभी वर्ग विभेदों को दूर करने, उन विभेदों के आधार पर बने प्रकार के उत्पादन संबंधों को तोड़ने, उत्पादन संबंधों के अनुरूप सामाजिक संबंधों को नष्ट करने, सामाजिक संबंधों से पैदा होने वाले सभी विचारों में क्रांति लाने के लिए एक आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की घोषणा की गई। फिर है इसके बाद आपकी लास्ट में दास कैपिटल, जो बहुत ही विश्वविख्यात पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल सन 1867 में। दास कैपिटल जो है इसका दूसरा, और जो पहला था 1867 में वो मार्क्स ने प्रकाशित कर दिया था, लेकिन दूसरा और तीसरा जो खंड था वो अपने जीवन में इसे प्रकाशित नहीं कर पाए। इसके चलते एंगल्स ने सन 1885 में दूसरा और 1894 में तीसरा जो खंड था वो इसको प्रकाशित किया, दास कैपिटल का। जो कैपिटल मार्क्स की एक अनुपम देन थी, बहुत ही विश्व प्रख्यात पुस्तक थी, बहुत ही अच्छी पुस्तक थी। इसके लिए ई स्टेपानोवा जो थे उनका ये कहना था कि मार्क्स की ये महान रचना पूंजीवादी गुलामी की विरुद्ध सर्वहारा वर्ग संघर्ष में उसका एक शक्तिशाली सैद्धांतिक अस्त्र है, और इन सभी गुणों के कारण उसको कैपिटल को जो समाज दास कैपिटल जो लिखी गई थी उसको समाजवादी का बाइबल माना जाता है। और कहीं ना कहीं मार्क्स के जो जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने पत्र लिखे तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाली रूस की क्रांति की भनक जो है उनके पत्रों से मिलती थी। अब हम जानेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने जो है सदा ही समाज में दो विरोधी वर्गों का जो है बताया है, एक है शोषक वर्ग और एक है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कौन सा होता है? जब शोषण वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है। शोषक वर्ग होता है जो शोषक कर रहा है, ठीक है। शोषित वर्ग जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है। तो जब शोषण वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है तब तक एक स्तर पर इन दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। कम्युनिस्ट ने जो घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने यही लिखा था कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कि अभी तक जितने भी समाजों की स्थापना हुई है, जितने भी समाज बने, उसमें कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष जो है वो छिपा हुआ है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास, किसान, गिल्ड का स्वामी और उसमें कार्य करने वाले कारीगर, ये सभी कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष का इतिहास को दर्शाते हैं। समाज की क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में यह संघर्ष वर्गों की आम बर्बादी में होता है। फिर जो पूंजीवादी युग की एक विशिष्ट विशेषता यह थी कि इसने वर्ग संघर्ष को अधिक सरल बना दिया। समग्र रूप में समाज उत्तरोत्तर दो मान विरोधी समूहों में बट गया। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था सर्वहारा या बुर्जुआ, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप में संघर्ष था, यानी कि एक दूसरे का आमने सामने कहीं ना कहीं उनमें संघर्ष था। जो मार्क्स का कथन है कि उनका ये मानना है कि भू संपत्ति के विपरीत पूंजी सदैव धन का आकार ग्रहण करती है, यानी कि क्या करता है, पूंजी का प्रथम साकार रूप धन है। जो पूंजीपति है क्या करते हैं कि जो श्रमिकों के श्रम को उसके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य में खरीदकर इस प्रकार अतिरिक्त मूल्यों को एकत्रित कर धन को पूंजी में बदल दिया जाता है। पूंजी से उन चीज़ों को खरीदा जाता है जो कि नए उत्पादन में आर्थिक रूप से सहायता कर सके। उनका सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि जो पूंजीपति होते थे उनका मेन मोटो क्या होता था, धन से धन को बढ़ाना, यानी कि वो अपने पैसों से
किसी चीज़ को सस्ते में खरीदा और उस चीज़ को महंगे में बेच दिया करते थे, और जो उसकी लागत लगती थी, जो जो उसके श्रमिकों से काम कराया जाता था, उन श्रमिकों को कम पैसे जो हैं उसके बदले में दिए जाते थे। तो धन से धन को बढ़ाते हैं, ये पूंजी बढ़ते बढ़ते एक ऐसे जीवित दानव में बदल जाती है जो बहुत ही कटु फलदायक, उनको ये लगता है कि वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, पूंजीवादी होते जा रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए नुकसानदायक है। कैसे? कि अगर श्रमिकों के खून को धीरे धीरे चूस लोगे, उनको उतने पैसे नहीं दोगे कि वो जीविका चलाने, तो जब वो वही व्यक्ति है जो उस उद्योग में बनने वाली चीज़ों का प्रयोग करता है और उस उद्योग में बनने वाली चीज़ों को खरीदता है, तो जब वह व्यक्ति इतना एबल ही नहीं होगा कि वो उस चीज़ों को खरीद सके, तो जो पूंजीपति के जो उद्योग हैं वो किस प्रकार चलेंगे? तो ये कहीं ना कहीं नुकसान की जो बातें हैं उनके लिए कटु फलदायक है, जो उनको नुकसान कराती है। तो जो श्रमिकों को धीरे धीरे खून चूस लेते हैं, इस प्रकार मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजी व धन है जो कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस शोषण से ही वर्ग संघर्ष का बीज जो है वो आरोपण किया जाता है। फिर मार्क्स दूसरा ये कहते हैं कि आर्थिक परिवर्तनों में भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। समाज में गृह उद्योग की अवस्था से लेकर वर्तमान युग में आज के समय में जो फैक्ट्री उद्योग तक है, पूंजीवादी फैक्ट्री प्रणाली के जो प्रमुख हैं उनमें फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन बड़े पैमाने पर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में चीज़ों को तो बनवा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो अति उत्पादन से स्थिति जो है वो जटिल स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। व्यापार चक्र चलने लगता है, इनकी व्यापारिक संकट काल आ जाता है। कम हैसियत वाले पूंजीपति या छोटे पैमाने के मिल मालिकों को हानि होती है और धीरे धीरे उनका सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है, जिससे पूंजी अधिक संख्या में पूंजीवादी वर्ग से बाहर निकलकर श्रमिक वर्ग में सम्मिलित हो जाए। जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जब उन्हें लगेगा कि हम ये महंगे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते, आगे कोई खरीदने वाला खरीदार नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो लोग भी श्रमिक वर्ग में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वस्तुओं का मूल्य गिरता है। जो पूंजीपति है वो पूंजीपति वर्ग से बाहर निकल के नौकर वर्ग में आ जाता है, वस्तुओं का मूल्य गिर जाता है, मजदूरों को वेतन अपने आप कम हो जाता है, धन या पूंजी वास्तविक उत्पादक जो है वो श्रमिक कम हो जाता है। फिर हम जो है यही कह सकते हैं कि जो मार्क्स है, मनुष्य ही मनुष्य का शोषण करता है और इससे श्रमिक वर्ग में और असंतोष बढ़ता है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। अब हम जानेंगे आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग विरोध व वर्ग संघर्ष, क्लास एंटागोनिज्म और क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम। मार्क्स ने ये चीज़ें तो साबित कर दी कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में कई आंतरिक विरोध जो हैं वो छिपे हुए हैं, जिनके कारण पूंजीपति श्रमिकों के कठोर संघर्ष का और तीव्र होना और पूंजीवाद का विनाश होना बहुत ही अति आवश्यक है। पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश का खुद ही बीज बोता है। पूंजीवादी व्यवस्था जो है के अंतर्गत क्रियाशील आंतरिक विरोधों का निरूपण होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके जो इनके विचारों को, मार्क्स के विचारों को प्रस्तुतिकरण करने के लिए फ्रांसिस डब्ल्यू कोकर जो है हमारे सोशियोलॉजिस्ट, फ्रांसिस डब्ल्यू कोकर ने जो है इनको बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। उनका सर्वप्रथम ये कहना है कि पूंजी व्यवस्था के अंतर्गत प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा एकाधिकार की ओर है, यानी कि भागीदारी, संयुक्त पूंजी, कंपनी, कॉरपोरेशन से हमें देखने को मिलता है कि संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जो पूंजीपति हैं उनके हाथों में इकट्ठी हो जाती है और छोटे पूंजीपति जो हैं वो पूंजीवादी वर्ग से बाहर निकल जाते हैं, वे सर्वहारा वर्ग में मिलते जाते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद का जो विकास होने का परिणाम ये होता है कि संख्या कम होती जाती है और मजदूरों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अब जब मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उन लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और जब संख्या जब बढ़ जाएगी तो किसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिन लोगों की संख्या अधिक है। फिर दूसरा है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रवृत्ति स्थानीय एकत्रीकरण की ओर चलती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु एक छोटे से स्थान पर लाखों मजदूर एकत्र हो जाते हैं और वो एक दूसरे के संपर्क में भी आते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो आपस में बातें करेंगे, उनको
एक दूसरे की कठिनाइयों का, उनकी आवश्यकताओं का अधिक ज्ञान होगा, तो उनमें वर्ग चेतना जग जाती है। वो जब लोग इकट्ठे होने लगते तो वो शक्तिशाली हो जाते हैं और सहयोग के साधन जो है वो आसानी से जुटा सकते हैं। तीसरा है पूंजीवादी उत्पादन की प्रवृत्ति के लिए अपनाने के लिए अधिक से अधिक जो बड़े बड़े बाजार की ओर चलना। इसके लिए औद्योगिक संसार के विविध भागों में यातायात के साधनों के उच्चतम विकास की आवश्यकता है। विविध औद्योगिक केंद्रों में फैले हुए मजदूरों में परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए सुविधा मिलनी है। चौथा है आपका पूंजीवादी प्रणाली समय समय पर आर्थिक संकट पैदा करती है। मजदूर ही एक बड़ी संख्या में उपभोक्ता यानी कि मजदूर ही चीज़ें खरीदता है और उन्हें ही अगर वेतन कम मिलेगा तो वह जो उत्पादन एक अत्यंत सीमित भाग ही खरीद सकते हैं कि जो चीज़ें उसकी ज़रूरत की है वो चीज़ें भी वो नहीं खरीद पाएगा। तो इससे क्या होगा, उत्पादित वस्तुएं एकत्र हो जाती है। जो फैक्ट्री में सामान बन रहा है वो बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाएगा उनके पास, क्योंकि खरीदने वाले खरीदार कम है। और अत्यधिक उत्पादन के कारण आर्थिक संकट पैदा होना स्वाभाविक है। पूंजीपतियों का आधिपत्य अधिक से अधिक असुरक्षित हो जाता है और पूंजीपति ऐसे संकटों के निवारण के लिए कई प्रकार के जो उपाय हैं वो अपनाते हैं, जैसे नए बाजारों की प्राप्ति करना या खोज करना। और लास्ट है मजदूरों के दुख, दैन्य अज्ञानता और पराधीनता में वृद्धि, जिससे उनमें विद्वेष और असंतोष बढ़ता है। पूंजीवाद निरंतर ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम करता रहता है जो बढ़ते उत्पादन को खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था में ही तीव्र गति से वर्ग संघर्ष यानी कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति क्रांति है और पूंजीवाद के जो विनाश बीच में छिपे हुए हैं। मार्क्स जो है वो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उनका ये कहना है कि श्रमिक या सर्वहारा वर्ग अपनी समस्त जंजीरों को तोड़कर पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना लेकर उठ खड़ा होगा और ये क्रांति युग होगा। मार्क्स का कहना है कि पुराने समाज के अंत और नए समाज के जन्म के लिए क्रांति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बिना क्रांति के किसी कार्य को करना या समाज में बदलाव लाना असंभव है। क्रांति ही एक सामान्य उपाय है। इस क्रांति का परिणाम होगा पूंजीवादी वर्ग या शोषक वर्ग का विनाश करना, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना करना। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने ये बातें साफ लिखी थी कि पूंजीपतियों के साथ संघर्ष के दौरान अपनी परिस्थितियों से विवश होकर सर्वहारा अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करने को बाध्य होगा। एक क्रांतिकारी के द्वारा वह अपने को शासक वर्ग बनाता है और इस प्रकार उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं को बलपूर्वक निकाल फेंकता है। मार्क्स ने मजदूर वर्ग को एक ऐसी सामाजिक शक्ति के रूप में देखा है जो सारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। और कम्युनिज्म की इमारत की पूरी जो नींव है वो कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग से जुड़ी हुई है। इसके लिए लेनिन जो है हमारे वो ये कहते हैं कि मार्क्स के पूरे सिद्धांत में मुख्य बात यही है कि समाजवादी समाज के निर्माता के रूप में सर्वहारा वर्ग ऐतिहासिक भूमिका को उभार कर सामने ले आता है और इसी प्रतिभाशाली खोज के इतिहास में पहली बार एक ठोस आधार मिला था। अगला है हमारा अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। इसके अंतर्गत अलगाव, पहले हम जानेंगे अलगाव होता क्या है। अलगाव का शाब्दिक अर्थ है अलग होना। मार्क्स जो है वो अलगाव की अवधारणा को लेकर कहते हैं कि ऐसे सामाजिक संरचना से है जिसमें उत्पादन के साधनों से उत्पादक वंचित रह जाता है और जिसमें निर्जीव श्रम यानी कि पूंजी का, जीवित श्रम यानी कि श्रमिक पर प्रभुत्व होता है, यानी कि पूंजी का ज़्यादा प्रभुत्व होता है अकॉर्डिंग टू श्रमिक। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि अलगाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था अथवा एक समाज निम्न के प्रति अलगाव दर्शा सकता है। अब अलगाव दर्शाता किस में है? अपने कार्यों के परिणाम अथवा उत्पादों के प्रति अलगाव हो सकता है, वातावरण के प्रति व्यक्ति का अलगाव हो सकता है, अन्य व्यक्तियों के प्रति उसका अलगाव हो सकता है और स्वयं के प्रति भी कई बार अलगाव देखा जा सकता है। अब ये अलगाव की स्थिति होती क्या है, इसका मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री में कार्य करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रम का विभाजन कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति को
कोई फ्लावर पॉट बनाना है तो फ्लावर में सिर्फ उसको पंखुड़ियों का काम दिया गया है, दूसरे व्यक्ति को पॉट बनाने का काम दिया गया है, तीसरे व्यक्ति को उसको जोड़ने का काम दिया गया है, चौथा व्यक्ति उसको पैक करेगा। इस प्रकार से एक उद्योग जो होता है उसमें कार्य किया जाता है। तो जो व्यक्ति उसमें पंखुड़ी लगाएगा, जो व्यक्ति उसको गमले को सजाएगा, जो व्यक्ति पंखुड़ियों को जोड़ेगा, कहीं ना कहीं उनमें वो लगातार उसी काम को करते हुए हीनता आ जाती है, क्योंकि उनको उनकी प्रशंसा, जो मोटिवेशन मिलनी चाहिए उनके किए गए कार्य की, वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, जिसके चलते वो उस व्यक्ति में अलगाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई वस्तुओं का जो अंतिम रूप है वो नहीं देख पाता, जिससे उसमें हीन भावना जो है वो कहीं ना कहीं घर कर जाती है। इसके लिए जो है ये था एक आपका किस प्रकार से एक उत्पादन जो का जगह है उस पर। फिर है श्रमिकों के अलगाव में धर्म भी एक मुख्य भूमिका है। इसका कारण ये है कि जो हमारे एम हर्लम्बोस हैं उनका कहना है कि धर्म मनुष्यों के अलगाव का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मार्क्स का कहना है कि मनुष्य धर्म का निर्माता है, ना कि धर्म मनुष्य का निर्माता है। फिर भी लोग इस बात को भूल जाते हैं कि भगवान को एक स्वतंत्र सत्ता सौंप देते हैं, एक ऐसी सत्ता जिससे उनके क्रियाकलापों का निर्देशन होता है तथा जिससे उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। धर्म एक बाह्य बल के रूप में मनुष्य के भाग्य को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ये धर्म मानव निर्मित ही है। मार्क्स का जो उद्देश्य है उनका ये अलगाव की मात्र आलोचना करना नहीं है, बल्कि उनके एक आमूल क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त करना है, एक राह दिखाना है जिससे कि साम्यवाद को स्थापित किया जा सकता है। व्यक्ति के स्वयं की ओर वापस आने की प्रक्रिया के पुनः एकीकरण या आत्म अलगाव पर विजय के रूप में समझा जा सके। इस कारण केवल उत्पादन के प्रबंधन में परिवर्तन से अलगाव दूर नहीं होता है, बल्कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन ही अलगाव रूपी समस्या का समाधान है। इसके लिए जो हमारे सीमेन हैं उन्होंने ये बोला है, ये बताते हैं वो कि मनोवैज्ञानिक आयाम में शक्तिहीनता, प्रतिमानहीनता, पृथकता, मानक शून्यता, आत्मविलगाव, अव्यक्तिकरण जैसी प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है और उसको मापने के लिए उन्होंने मापदंड भी तैयार किया है। सीमेन जो है हमारे मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसकी एक अवधारणा प्रस्तुत की और उसके लिए एक मापदंड तैयार किया गया है कि वो कितना और किस प्रकार के अलगाव को झेल रहा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम ये बेटा आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या आज हमारी जो कक्षा में टॉपिक समझाया गया है उससे संबंधित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर आप थोड़ा सा देखेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे। ये आज का होम असाइनमेंट है। आज की कक्षा के लिए थैंक यू, धन्यवाद।